जोन प्लेट क्या होती है ये हमने रीड किया था, जो कि एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है आपकी फ्रेशनल्स हाफ पीरियड जोन्स की। उसके बाद में आपकी जो भी जनरल सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती हैं, भाई जिस तरह का आपका अपर्चर हो सकता है या फिर ऑब्स्टिकल हो सकता है, वो हम दो तीन केसेस आपके डिस्कस करेंगे। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट एज। अगर हमारा ऑब्स्टिकल है, एक ऑब्स्टिकल स्ट्रेट एज की तरह से है, तो उस केस में हम किस तरीके का पैटर्न स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम आपका रेक्टेंगुलर अपर्चर अगर हो तो हम किस तरीके का पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, या फिर सर्कुलर अपर्चर हो तो हम किस तरह का पैटर्न आपका ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारे तीन केसेस हमने बारी बारी से डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा केस है वो किसका है, आपका स्ट्रेट एज का। आप कैसे समझ सकते हैं स्ट्रेट एज को, जैसे आपकी नॉर्मल कोई भी आपकी जैसे बुक होती है, उस बुक को आप ऐसे टेबल के ऊपर सीधा, अगर हम उसको वर्टिकली खड़ा कर दें उसको, ठीक है, और उसके लेफ्ट साइड में हम कोई भी सोर्स प्लेस कर दें, तो वो जो बीच में आपकी वॉल की तरह से आपकी जो बुक है, जिसकी जो हाइट है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो पूरे के पूरे जो भी हमारा एरिया था उसको कवर कर रही है, सिर्फ थोड़े से एरिया को वो कवर कर रही है, तो उस तरीके का हमारा होता है स्ट्रेट एज। ठीक है, तो लाइट के पाथ में ऐसे कोई स्ट्रेट एज है हमारी, और एज है तो एज के जो कॉर्नर्स होंगे उस कॉर्नर्स के अराउंड लाइट बैंड होगी, यही फिनोमिना हम रीड कर रहे हैं। तो उस बैंडिंग की वजह से कैसा पैटर्न हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, और किस तरह से हम उसको मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं, जो भी इंटेंसिटीज हम ऑब्जर्व करते हैं उनके लिए हम आपके एक्सप्रेशंस निकालेंगे। किस के बेस पे, हाफ पीरियड एलिमेंट्स या फिर हाफ पीरियड जोन्स जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम सारी चीजें आपकी कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास, बताया मैंने आपको क्या है, आपके पास एक स्ट्रेट एज है। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है ये उसी तरह से है जैसे आपने कोई बुक बीच में, या फिर कोई भी जैसा कार्डबोर्ड होता है, वो कार्डबोर्ड आपने यहाँ पे वर्टिकली प्लेस कर दिया है लाइट के रास्ते में। ये हमारा कोई सोर्स है। सोर्स देखिए यहाँ पे पॉइंट सोर्स हमने नहीं ले रखा, कैसा सोर्स ले रखा है, ये रेक्टेंगुलर स्लिट ले रखा है हमने। एक ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, एक नीचे दिखाई दे रहा है, बीच में हमने एस लिखा है, तो कोई स्लिट हमने ली है। स्लिट में से जब लाइट पास होती है तो आपका जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा वेव फ्रंट होता है, आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। ठीक है, लाइन सोर्स के लिए जो हम बनाते हैं, तो स्लिट हमारी लाइन सोर्स की तरह से होती है। तो आपका कोई सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा है इस स्ट्रेट एज पे। ठीक, ये सोर्स है, और सोर्स के जस्ट जहां आपने सोर्स रखा हुआ है उसके जस्ट सामने आपने क्या प्लेस कर दी है, एक स्ट्रेट एज प्लेस कर दी है, उसी हाइट पे जितनी हाइट पे आपका सोर्स रखा हुआ था। तो इन जनरल अगर हम ये माने, क्योंकि पहले यही कहा जाता था कि हमारी जो लाइट है वो रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करती है, तो इन केस अगर लाइट रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करती है, तो आपको, आपने कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे स्क्रीन रखी है उस पे आपको क्या ऑब्जर्व होना चाहिए। आप ये देखोगे कि नीचे हमने ऑब्स्टेकल रखा है, ऊपर हमारा कुछ भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से लाइट आसानी से पास हो सकती है। तो एस, जो ए के जस्ट सामने पॉइंट है, जैसे कि पी पॉइंट हमने बनाया हुआ है, इसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर किस पे, स्क्रीन के ऊपर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया एस से, तो हमें पी से नीचे तो हमारा क्या बनेगा, शेडो रीजन बनेगा। तो ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में तो मुझे क्या दिखना चाहिए, कंप्लीट डार्कनेस दिखाई देनी चाहिए बिलो दिस पी पॉइंट। अगर मैं ये कहती हूँ कि लाइट रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करती है, और पी के ऊपर मुझे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑब्जर्व होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ मोनोक्रोमेटिक, let a monochromatic light of wavelength lambda be incident through a narrow slit S। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं क्या है, तो कोई नैरो स्लिट है एस, उससे लाइट हमारी इंसिडेंट कर रही है कहाँ पे, ऑन अ स्ट्रेट शार्प एज ए बी, and is seen on a screen placed at a distance b from the straight edge, and all these three are perpendicular to the plane of paper। प्लेन ऑफ पेपर, या फिर यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो स्क्रीन का जो प्लेन है उसमें सारे के सारे आपके
परपेंडिकुलर है। जैसे एक को हमने यहाँ पे प्लेस किया है सोर्स को, यहाँ हमने उसके सामने क्या प्लेस कर दी है, अपनी एज प्लेस कर दी है, और उसके सामने मैंने क्या प्लेस कर दी है, हमारी स्क्रीन प्लेस कर दी है। तो बी डिस्टेंस पे हमने कोई स्क्रीन रखी है, उसके ऊपर हम देखना चाहते हैं कि क्या चीज हमें ऑब्जर्व होती है इस स्ट्रेट एज को रखने के बाद। ठीक है, सो इन अकॉर्डिंग्स विद लॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी एक्सपेक्ट एन अब्रप्ट इल्यूमिनेशन अबाउ पी। यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मुझे दिखनी चाहिए पी से ऊपर in upward direction and a complete darkness below B on the screen। ठीक है भाई, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, कि हमें इस तरीके का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए स्क्रीन पे, पी के नीचे पूरी तरह से डार्कनेस और पी के ऊपर मुझे पूरी तरह से क्या दिखाई दे, इल्यूमिनेंस दिखाई दे। लेकिन वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट हमें ऑब्जर्व क्या होता है, तो इन प्रैक्टिस इट इज ऑब्जर्व दैट, तो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमें चीज क्या ऑब्जर्व होती है, ये हमारी सिचुएशन है, यहाँ सोर्स है, ये एज रखी हुई है, और ये हमारी स्क्रीन है जिसके ऊपर हमें पैटर्न हमारा ड्रॉ करना है। तो हमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेंस और डार्कनेस की बजाय इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे दिखाई देता है। जो पी है, पी के ऊपर मुझे अब्रप्ट इल्यूमिनेशन दिखने की बजाय क्या दिखते हैं, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई देते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी जो विड्थ होती है, आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि देखिए यहाँ पे इसकी विड्थ, ये आपका हाफ है इसका, तो यहाँ पे इसकी विड्थ ज्यादा है, ये इससे कम, इससे आगे और भी कम। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं या अवे फ्रॉम दिस पी पॉइंट जा रहे हैं, तो जो इनके बीच की जो विड्थ है वो डिक्रीज होती जा रही है, या हम कह सकते हैं कि वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हमें क्या चीज ऑब्जर्व होती है, अबाउ पी alternate dark and bright bands of unequal width and varying intensity। as you can see, ये दिखाई दे रहा है हमें डिक्रीज होता हुआ। अगर हम कहते हैं ना सेम वो हमें दिखाई देते हैं, तो आपको सबका एम्पलीट्यूड यहाँ पे सेम दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे हमको डैम्प्ड ऑसिलेशन की तरह से ही बन के यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कि एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम दिस मूव कर रहे हैं। तो वेयरिंग इंटेंसिटी और अनइक्वल विड्थ के डार्क और ब्राइट बैंड्स हमें दिखाई देते हैं पैरेलल टू द स्ट्रेट एज। तो जो ये आपकी यहाँ पे अपनी एज रखी है, इसके पैरेलल यहाँ पे हमें क्या दिखेंगे, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई देंगे। एंड दीज बैंड्स बिकम क्लोजर एंड लेस डिस्टिंक्ट। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वो और नजदीक, मतलब कि उनकी जो विड्थ थी वो कम होती जाएगी। यहाँ पे थोड़ा वाइडर दिखाई दे रहे हैं, जैसे दूर जा रहे हैं तो वो हमारे कम नैरो होते जा रहे हैं। तो इसी को हम कह रहे हैं कि द बैंड्स बिकम क्लोजर एंड लेस डिस्टिंक्ट एज वी फर्दर मूव अवे फ्रॉम पी। अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम पी से जितनी ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं, उनके बीच का जो सेपरेशन है डार्क और ब्राइट बैंड्स का, वो डिक्रीज होता जा रहा है। एंड अल्टीमेटली दे डिसअपियर आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जो भी आपको डार्कनेस और ब्राइटनेस दिखाई दे रही थी, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स, वो फिनिश हो जाते हैं एंड गिविंग एन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। बाद में हमें क्या दिखाई देती है, आपकी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखाई देती है। सिर्फ एक सर्टेन डिस्टेंस तक डार्क और ब्राइट बैंड्स आपको ऑब्जर्व होते हैं ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, या वेयरिंग इंटेंसिटी भी आप कह सकते हो, और ये भी कह सकते हैं कि अनइक्वल विड्थ के। ठीक है भाई, और जितना ज्यादा दूर जाते हैं वो हमारे डिसअपियर होते जाते हैं। और दूसरी चीज हमने क्या देखनी थी, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में मुझे क्या चीज ऑब्जर्व हो रही है। तो बिलो पी इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, जहां पे रोशनी नहीं पहुंच रही होती है, लाइट नहीं पहुंच रही होती है, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। एज पर ज्योमेट्री, हम यहाँ पे जैसे डायग्राम हमने बनाया ना ज्योमेट्रिकली, तो यहाँ से जैसे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो पी पे, मतलब पी से ऊपर तो हमारा सोर्स है, पी से नीचे सोर्स नहीं है, तो जहां पे सोर्स की लाइट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। और ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में मुझे डार्कनेस दिखाई देनी चाहिए थी, कंप्लीट डार्कनेस। तो बिलो पी इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, intensity falls off continuously and rapidly until complete darkness is reached at a short distance below P।
जो भी इंटेंसिटी थी वो आपकी शार्पली और रैपिडली, कंटिन्यूअसली एंड रैपिडली हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और थोड़े से डिस्टेंस तक ही मुझे इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है, उसके बाद में मुझे पूरी तरह से डार्कनेस ऑब्जर्व होती है। एज हम कह रहे थे कि रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो अगर करती है तो हमें पी के जस्ट बाद ये जो यहाँ से इंटेंसिटी इसकी इस तरह से डिक्रीज हुई है ना, ये इंटेंसिटी मुझे कहाँ मिलनी चाहिए थी, यहाँ पे पी पे ही आपकी क्या हो जानी चाहिए थी, 0 हो जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ 0 होने की बजाय इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली और रैपिडली डिक्रीज हो रही थी और कुछ डिस्टेंस तक ही डिक्रीज हो रही थी, उसके बाद में पूरी तरह से डार्कनेस हमें ऑब्जर्व हो रही थी। तो इस तरीके का पैटर्न हमें दिखाई देता है स्ट्रेट एज के केस में। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज हो रही है, पी पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, कोई यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, और बिलो एक पॉइंट हम मानेंगे सेंटर में, स्क्रीन पे बिल्कुल सेंटर में, जिसको हम पी पॉइंट कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल सामने है एस के। तो एक तो हम मानेंगे यहाँ पे, इस पे इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, हम अबाउ पी कंसीडर कर लेंगे और बिलो पी। तो 3 पार्ट्स में हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि पी पे इंटेंसिटी क्या है, पी के ऊपर कोई पॉइंट है उस पे इंटेंसिटी क्या है आर्बिट्रेरी पॉइंट, और पी के नीचे कोई ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में पॉइंट है वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी। तो हाउ वी कैन प्रूव इट या फिर डिराइव इट्स रिलेशन फॉर इंटेंसिटी। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द डिफ्रेक्शन पैटर्न हम किसकी मदद लेंगे, यहाँ पे फ्रेशनल हाफ पीरियड एलिमेंट्स की ही हम हेल्प लेने वाले हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने बिल्कुल उसी तरह की एक चीज आपकी ड्रॉ कर रखी है, कैसी, जैसे आप हाफ पीरियड एलिमेंट्स में ड्रॉ करते हो। स्क्रीन पे जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी होती है उस पॉइंट को सेंटर मान के, और जो मिनिमम डिस्टेंस है उस मिनिमम डिस्टेंस में लैम्डा बाई 2 हम ऐड करते जाएं 1 बाई 1, और यहाँ पे क्या बना दें, आपके जोन्स यहाँ पे बना दे, जो भी आपका विजिबल या फिर जो भी इंसिडेंट वेव फ्रंट है उसके ऊपर। और फिर उसके बाद में उन जोन्स का जो भी एम्पलीट्यूड होगा उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि इंटेंसिटी क्या होगी हमारे किसी भी रिक्वायर्ड पॉइंट पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ इस पी पे इंटेंसिटी निकालनी है। तो जो हमारा जनरल प्रोसीजर है, पहले हम उसके स्टेप्स देखेंगे कि हम क्या करेंगे। तो टू एक्सप्लेन द डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट एज, लेट अस कंसीडर सेक्शन एक्स वाई। ये हमारा जो भी वेवफ्रंट था उसका हमने एक स्मॉल पोर्शन यहाँ पे ले लिया है आपका एक्स वाई of the cylindrical wavefront spreading out from the slit S with slit as इट्स एक्सिस। स्लिट जो भी है हमारी, उस स्लिट की जो सेंटर पॉइंट होता है ना उसके एक्सिस के अलोंग ही हमने क्या बना रखा है, आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। मैंने आपको ड्रॉ करना दिखाया था, आप कैसे ड्रॉ करते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो वहीं से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इसका जो भी बीच का पोर्शन है उसको हमने एक्सिस मानते हुए आपका यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ करना है, और सिलेंडर ड्रॉ करने के बाद आप सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देख सकते हो कि किस तरह से आगे ट्रेवल करेगा। तो उसका हमने एक स्मॉल पोर्शन यहाँ पे मान लिया है आपका एक्स वाई। when it just reaches the diffracting edge at A, तो जैसे ही आपका वेव फ्रंट इस एज के पास पहुंच रहा है उस पॉइंट पे मैंने एक्स वाई ये कोई भी आपका पोर्शन कंसीडर कर लिया है, ठीक है। और इस तरीके से है आपका ये एज की जो सोर्स और एज का जो अपर एंड है, इसका जो सेपरेशन है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, आपका ए से रिप्रेजेंट कर लिया। सोर्स और अपर्चर के बीच का जो सेपरेशन होता है वही सेपरेशन। इन ऑर्डर टू फाइंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, जो कि बी डिस्टेंस पे है, तो किसी भी पॉइंट P पर जिस पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है, वी डिवाइड द इंसिडेंट वेव फ्रंट इनटू फ्रेशनल हाफ पीरियड जोन्स। वेव फ्रंट को हम किस में डिवाइड कर देंगे, फ्रेशनल हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जैसे अपने पिछले क्लास में किया था बिल्कुल उसी तरह से। फॉर दिस ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग P एंड S परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो हमने S जिस भी पॉइंट पे निकालनी है आपको इंटेंसिटी, उस पॉइंट को आप सोर्स से सीधे सीधे ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। मतलब कि उस पॉइंट पे मैं S से क्या कर दूंगी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगी। तो P पे मुझे इंटेंसिटी निकालनी है, तो जब मैंने S और P को
आपस में ज्वाइन किया, एज सच इट इज परपेंडिकुलर ऑन द स्क्रीन, तो वो लाइन हमारी कहाँ से पास हो रही थी, इस ए से पास हो रही थी। जो हमारा वेव फ्रंट था इसको ए पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करके पास हो रही थी। तो इस ए पॉइंट को हमने क्या मान लिया, आपका पोल की तरह से इसको हमने कंसीडर कर लिया कि भाई जो भी मैंने मेजरमेंट्स करनी है, जो भी चीजें देखनी है, वो मैं इस ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्व करूंगी। So for this, draw a straight line joining P and S perpendicular to the screen, intersecting the wavefront at A, so that A is the pole with respect to P. तो स्क्रीन पे जो पॉइंट है P, उसके विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे बिहेव कर रहा है, आपका एक पोल की तरह से बिहेव कर रहा है। पोल का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी आप ये डिस्टेंसेस मेजर करने होते हैं, वो हम कहाँ से मेजर करते हैं, उस पोल से ही मेजर करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करनी होती है मैथमेटिकली। नाउ इसके बाद क्या करना है आपने, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने के बाद, नाउ विद पी एज सेंटर, पी को सेंटर मान के, और जो रेडियस है उनको मैंने किस तरह से लेना है, b प्लस लैम्डा बाई टू, b प्लस 2 लैम्डा बाई टू, b प्लस 3 लैम्डा बाई टू, b प्लस 4 लैम्डा बाई टू, अप टू b प्लस n लैम्डा बाई टू। ये जो लाइन है आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पे p डैश पे, ये आपके सेकेंड पार्ट के लिए है। अबाउट p जब हम पॉइंट मानेंगे, ये उसके लिए हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है। अभी फिलहाल जो अभी डिस्कस कर रहे हैं p के विद रिस्पेक्ट टू, इसमें ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपके पास सिर्फ ये है विजिबल पार्ट एक्स वाई, और इसके ऊपर आपने क्या बना देने हैं, इस तरह से इसके ऊपर आर्क्स इस पे ड्रॉ कर देनी है। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन था इस सिलेंडर का, आप कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले सकते हो। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को आप एक डायरेक्शन से, जैसे आप देखोगे तो जिस तरफ आपकी आई की पोजीशन है, आई मींस आपकी स्क्रीन है, और उस स्क्रीन से आप जब उसे देखोगे तो आपको एक थोड़ा सा पोर्शन दिखाई देगा उस सिलेंडर का। तो उस सिलेंडर पे जब आप ऐसे लाइंस ड्रॉ करोगे तो आपको वहां पे आर्क्स दिखाई देंगी। तो वो आर्क्स आपको किस तरह से दिखाई देंगी, इस तरीके की आर्क्स आपको वहां पे ऑब्जर्व होंगी। ठीक है, तो ये आपका कोई ये वो पोर्शन है आपके एक्स वाई का पोर्शन। ये बीच में ये आपकी स्लिट यहाँ पे थी, स्लिट के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये आपका जो ए से जो भी लाइन पास हो रही है वो है ये। उसके बाद b प्लस लैम्डा बाई टू डिस्टेंस के साथ जब आप आर्क ड्रॉ करोगे तो वो इस यहाँ एक ऊपर आएगी और एक नीचे आएगी सिमेट्रिकली। उसी तरह से b प्लस लैम्डा, तो आप ऊपर से ये m2 से जो क्रॉस हो रही है ये लाइन आपकी, और नीचे m2 डैश से जो क्रॉस हो रही है। तो by taking P as center, draw arcs intersecting the section XY in different points. XY को आपने different points में divide कर दिया. Now through these points, lines are drawn parallel to the edge. जो भी आपकी straight edge है उसके parallel हमने क्या कर ली, आपकी उस पे lines draw कर दी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस diagram में, जो lines यहाँ draw कर रखी है। The wavefront is thus divided in half period zones. तो ये जो छोटे छोटे आपके जोन्स बन गए, इनको ही हम क्या कह रहे हैं, हाफ पीरियड जोन्स कह रहे हैं। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखाई देगा, ए के ऊपर भी और ए के नीचे भी। फ्रॉम दिस इमेज इट इज क्लियर दैट देयर आर टू सिमिलर हाफ पीरियड जोन अरेंजमेंट्स ऑन द होल वेव फ्रंट, वन अबाउ ए एंड अदर बिलो ए। तो ए एम वन और ए एम वन डैश, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हाफ पीरियड जोन्स हैं। M1 M2 और नीचे M1 डैश M2 डैश, ये एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं। M2 M3 M2 डैश M3 डैश, ये बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर है। तो इस तरह से हमने इस पूरे वेव फ्रंट को जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, बाय टेकिंग P एज सेंटर। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है P पॉइंट पे। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आपके फॉर द पॉइंट P ऑन द स्क्रीन विद A एज पोल, ओनली अपर हाफ वेव फ्रंट AX जो है सिर्फ यही आपका एक्सपोज हो रहा है, जो भी आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी का।
ठीक है, क्योंकि नीचे तो क्या है आपकी स्ट्रेट एज है, तो एज के नीचे वाला जो पोर्शन है ए वाई, एक तरह से इसको तो क्या कर दिया है, इसकी हेल्प से हमने ब्लॉक कर दिया है। तो लोअर हाफ वेव फ्रंट ए वाई हैज बीन ब्लॉक्ड बाय द एज ए बी। तो जो भी हाफ पीरियड एलिमेंट्स नीचे वाले पोर्शन में थे वो तो सारे के सारे क्या हो गए आपके, ब्लॉक हो गए, और ऊपर जो हाफ पीरियड एलिमेंट्स थे एन हाफ पीरियड एलिमेंट, सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए इस पॉइंट पे। ठीक है, आपके पूरे टोटल 2n हाफ पीरियड एलिमेंट्स बने थे, तो उन 2n में से सिर्फ n हाफ पीरियड एलिमेंट्स ही आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी के। टू कैलकुलेट the intensity at P, we proceed in the similar way as for half period elements। जैसे हमने half period elements के लिए proceed किया था, बिल्कुल उसी तरह से proceed करना है आपने यहाँ पे, और उसके बाद आपने resultant intensity की value यहाँ पे लिख लेनी है। So let A1, A2, A3, A4, AN be the amplitudes at P due to the waves coming from first, second, third और nth हाफ पीरियड एलिमेंट्स। अब देखिए ये वाली जो लाइन है कि हमने उस तरह से प्रोसीड करना है, ये आपको कब इस चीज को ध्यान में रखना है, जब आपसे बहुत लार्ज क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, या आपसे सिर्फ यही पूछा जाए कि आपको इंटेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल के दिखानी है। अगर पूरा का पूरा आर्टिकल पूछा जाता है, स्ट्रेट एज को डिस्कस करना है, जिसमें हम सारे केसेस आपके डिस्कस करेंगे, ऊपर क्या ऑब्जर्व होता है, नीचे क्या ऑब्जर्व होता है, सेंटर में क्या ऑब्जर्व होता है, तो वहां पे आपको इस तरह से इसको पूरा कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने जॉन्स में डिवाइड किया था, उसके बाद कहा था कि भाई A1, A2, A3 मान लेते हैं कि इसके एम्पलीट्यूड्स हैं, तो हमने यहाँ पे Y1, Y2, Y3 डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू लिखी थी, और फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखी थी, और उसके बाद आपका ए की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो उस तरह से उस मैनर में आपने सिर्फ तभी प्रोसीड करना है जब उसकी जरूरत हो, अदरवाइज आप सिंपली ऐसे कहेंगे कि जो हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं पी पॉइंट पे A1, A2, A3, A4, AN एम्पलीट्यूड्स हैं आपके, किसकी वजह से, ड्यू टू वेव्स कमिंग फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू nth हाफ पीरियड जोन्स ऑफ एक्सपोज्ड AX वेव फ्रंट। ठीक है, तो जो भी एक्सपोज्ड वेव फ्रंट है उसकी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हैं। और दूसरी बात, कीपिंग इन व्यू दैट सक्सेसिव वेव्स आर अपोजिट इन फेज,